तो कल के लेक्चर में हमने 12 एग्जाम्पल सोल्व किए थे और आज हम करेंगे 13वां और 14वां एग्जाम्पल। दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा आसान हैं। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को पहले खुद पढ़िए, अपनी बुक खोलिए और उसको खुद पढ़िए और उसके बाद क्या पता वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ना खुद पढ़ेंगे तो आपको उसी टाइम समझ में आ जाएगा। हम सोचते हैं क्या है कि भैया वीडियो देख लेंगे समझ में आ जाए, ऐसा नहीं। पहले आप खुद पढ़िए, खुद ट्राई कीजिए, है ना? और पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने फॉर्मूला लगा करके मल्टीप्लाई ही करनी है। एक बार पढ़ के देखिए और उसके बाद ना समझ में आए तो आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करा देता हूँ। देखो क्या बोल रखा है। बोला कि हनुम्पा और उसकी पत्नी गगाम्बा गंगाम्मा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। दो पति पत्नी हैं, हनुम्पा और गगाम्बा। ये दोनों क्या कर रहे हैं? गुड़ बना रहे हैं, ठीक है? उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके शीरा बना ली है। देखो गुड़ बनता कैसे है वो समझ लो थोड़ा-सा। तो जो गन्ने का रस होता है ना उसको आप गर्म करते हैं। गर्म करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। तो जब आप गर्म करते जाओगे ना उसको, तो वो है ना एक प्रकार से गुड़ बन जाता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में। वो ठोस नहीं होता, वो एक प्रकार से हलवे टाइप का बन जाता है, ठीक है? तो वैसा ही इन्होंने बोला है। भैया गन्ने के रस को हमने गर्म किया और ऐसे बन गई हमारी शीरा, ठीक है? जिसे शंकु के छिन्नक के आकार के साँचों में ढाला जाता है। जो शीरा बनी है ना जब हमने गन्ने के रस को गर्म किया तो जो शीरा बनी, उसको हमने इस टाइप के ढांचों में ढाल दिया, ठीक है? जिनमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय फलकों के व्यास क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस टाइप का जो ढांचा है, इस टाइप का जो बर्तन है ना, इसके अंदर 2 वृत्तीय फलक हैं। 2 वृत्त हैं, एक तो ऊपर हो गया ये वृत्त हो गया, एक नीचे वृत्त हो गया, कुछ इस तरीके से। समझ पा रहे हो? है ना? तो इन दोनों वृत्तीय फलकों के आपको व्यास दिए गए हैं। जैसे एक का व्यास है 35, एक का व्यास है 30। ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाले का 35 पाएगा क्योंकि ये बड़ा है। अगर व्यास 35 है तो त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या हो गई 35/2 सेंटीमीटर, समझे? और नीचे वाले वृत्तीय फलक का व्यास कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। तो इसका व्यास अगर 30 है तो त्रिज्या कितनी हो गई? 30/2 हो गई। सिंपल, है ना? आप चाहें तो इसको 17.5 और इसको 15 लिख सकते हैं, लेकिन फिर बाद में दिक्कत आती है। जब आप स्क्वायर करते हैं ना, तो उस टाइम 17.5 का स्क्वायर करना, 15 का स्क्वायर करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं 35/2 और 30/2 लिख रहा हूँ। बात समझ में आ गई? अच्छा आगे क्या बोला? सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊँचाई 14 सेंटीमीटर है। ये जो बर्तन है, इसकी ऊँचाई दे दी आपको, कितनी? 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोला कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब वज़न, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आप गुड़ देखेंगे ना, तो उसका जो वज़न है, वो है इतने ग्राम। कितना ग्राम? 1.2 ग्राम। तो प्रत्येक साँचे में, प्रत्येक का मतलब एक ऐसे-ऐसे साँचे में, एक ऐसे-ऐसे बर्तन में भरी जा सकने वाली राब का वज़न ज्ञात करें। इसका मतलब समझे? आपको बताना है कि इसके अंदर जितनी राब भरी गई है, इसको पूरा राब से भरा गया है, तो जितनी राब भरी गई है उसका वज़न कितना होगा? उसका वज़न कितना होगा? और बोला क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का वज़न है 1.2 ग्राम। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेंगे। आयतन निकालने के बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर मैं कितना गुड़ भर सकता हूँ। राब की जगह मैं गुड़ बोल रहा हूँ, ताकि थोड़ा इमेजिन कर पाएँ आप। इसके अंदर मैं कितना गुड़ भर सकता हूँ, है ना? मान लो कि इसके अंदर मैंने गुड़ भर दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वज़न है इतना, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब का वज़न कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई कर देना। तो स्टेप क्या है? सबसे पहले आप इसका आयतन निकाल लो। आयतन निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी, आप उसकी इस ग्राम से मल्टीप्लाई करके उसका वज़न बता दो। सिंपल। पहला स्टेप इसका आयतन निकाल लेंगे, छिन्नक के बर्तन का आयतन निकालेंगे, फ़ॉर्मूला है आपके पास, वैल्यू पुट करना, आपका आयतन आ जाएगा। आयतन आ जाने के बाद आप उस जो आयतन आएगा, उसकी आप 1.2 ग्राम से मल्टीप्लाई करके आप उस राब का, उस गुड़ का वज़न बता सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है? तो इसको करना स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, लेकिन आप वीडियो को पॉज़ कीजिए और इसको पहले खुद ट्राई कीजिए। मैं डायरेक्टली लिखूँगा यहाँ पे छिन्नक का आयतन, डिटेल बाद में लिख देंगे। छिन्नक का आयतन। अच्छा जी, छिन्नक के आयतन का फ़ॉर्मूला होता है 1/3 पाई h r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2, ठीक है? वैल्यू पुट करते हैं चलो। 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू h, ऊँचाई कितनी है? ऊँचाई है 14। r1 का स्क्वायर, अब मैं डायरेक्टली स्क्वायर कर रहा हूँ। r1 आप किसी को भी मान सकते हो। लेट्स से कि मैंने इसको r1 मान लिया, इसको r2 मान लिया, ठीक है? अब r1 का स्क्वायर 30/2 का स्क्वायर करना है, तो 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, समझे? R2 का स्क्वायर, R2 है 35/2,
इसका स्क्वायर करना है, तो 35 का स्क्वायर तो होता है 1225 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, प्लस R1 और R2 की मल्टीप्लाई करनी है। ये R1 है ना, इसकी आपको R2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। तो 30 की 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका 1050 आएगा। 1050 क्यों? कि 35 तिया 105 होता है, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, जीरो लगा करके 1050 हो गया। अच्छा 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, आपका इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा 22/7 गुणा में 14। अच्छा आप इसका अब एलसीएम लेंगे क्योंकि प्लस है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 एलसीएम आ जाएगा इसका, है ना? तो अब ऊपर वाले सभी जो अंक हैं इनको जोड़ लो। तो ये हो गया 900 प्लस 1225, 1225 में 900 जोड़ेंगे तो 2125 हो जाएगा। 2125 में फिर आप 1050 जोड़ेंगे, 2125 प्लस 1000 3125, 3125 में 50 जोड़ा तो 3175 हो गया, है ना? मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अब भाग करते हैं चलो। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 से 7 कट गया और कुछ 2 से 22 कट जाएगा 11 पे। अब 3175 की 11 से गुणा कर लीजिए। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 3175 की 11 से गुणा करूँगा तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे और ये हो जाएगा 7 और 5 12, एक आंसर ऊपर 7 8 9 और एक 4, ये हो गया 34,925, है ना? किसी भी अंक की अगर आपने 11 से मल्टीप्लाई करनी है ना, तो आपको प्रॉपर ऐसे लिखना नहीं होता कि आपको प्रॉपर ऐसा लिखेंगे फिर आप ऐसा करेंगे, इसमें टाइम फालतू लगता है। बात तो एक ही हुई ना, समझ पा रहे हैं? बात तो एक ही हुई। आपने तब भी यहाँ पे ऐसे ही किया था, अब भी आपने यहाँ पे ऐसे ही किया, बस यहाँ पे काटा मारा था, यहाँ पे काटा नहीं मारा था, लेकिन आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा। इसलिए जब भी किसी की 11 से मल्टीप्लाई करनी हो ना, फटाफट ऐसे लिख के मल्टीप्लाई कर लिया करो, टाइम भी बचेगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 34,925। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 7 और 5 12, एक आंसर ऊपर 7 8 9, हाँ ठीक है। बटे में क्या है? 3 है। तो इसको आप भाग कर लीजिए। इसके भाग मैं प्रॉपर्ली करा रहा हूँ आपको कि जब आप भाग करेंगे तो कितना आएगा। तो ये हो गया 3 एकम 3, कितना बच गया 0, ऊपर से उतारा 4, फिर वापस से 3 एकम 3, कितना बच गया 1, ऊपर से उतारा 9, फिर 3 छक्का 18, कितना बच गया 1, ऊपर से उतारा 2, फिर 3 चौका 12, कितना बच गया 0, ऊपर से क्या उतारा 5, फिर 3 एकम 3, कितना बच गया 2, है ना? अब ऊपर कोई अंक नहीं है, ऊपर कोई अंक नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से 0 लगाएँगे। यहाँ पे अगर आपने 0 लगाई तो यहाँ पे लगेगी पॉइंट, है ना? फिर 3 छक्का 18, कितना बच गया 2, वापस से क्या लगाएँगे 0, तो वापस से क्या आएगा 6, वापस से 6, 6 ऐसे करते-करते चलता जाएगा। तो ये हो गया 11,641.6666666 ऐसे चलता जा रहा है। इसको आप अप्रॉक्सिमेटली कितना लिख सकते हो? 11,641.67 लिख दें? कि देखो पॉइंट के बाद 6 तो लिखेंगे ही, इसके बाद 6, 6, 6, 6, 6 ऐसे चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो अभी आप खुद सोचो, 6 तो आ गया, ये हो गया 666 लगभग 666 हो गया ना, इसके बाद चलता जा रहा है। अब 666 को पॉइंट के बाद आ रहा है तो 670 लिख सकते हैं और पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाए लास्ट में, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया अप्रॉक्सिमेटली 11,641.67। 67 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद अगर लास्ट में 0 हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। समझ में आ गई? 0 लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आप इतना लिख के आ जाएँगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत समझिएगा जी आंसर तो मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं आंसर आपका फिर भी ठीक माना जाएगा, क्योंकि बुक वालों ने क्या कर रखा है, इसको अप्रॉक्सिमेटली लिख रखा है, ठीक है? तो क्या 11,641.67 सेंटीमीटर क्यूब, समझे? यानी मैं कह सकता हूँ कि इस बर्तन के अंदर जो गुड़ की डली है, 1 सेंटीमीटर क्यूब समझ गए ना कितना हो गया? एक छोटा-सा गिट्टा हो गया। आपको मैंने पहले भी समझाया था 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया? इतना हो गया, है ना? इतना जो गुड़ का गिट्टा है, ऐसे समझो इतना जो गुड़ है, उसका वज़न दे रखा है 1.2 ग्राम। अब इसके अंदर कितने गुण आ सकते हैं? इतने 11,641 इतने गिट्टे आ सकते हैं। इस बर्तन के अंदर आप इतने गुड़ की डलियाँ डाल सकते हो। अब एक डली का वज़न कितना है? 1.2 ग्राम। इतने का कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। समझ पा रहे हैं? हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का वज़न, यानी एक अगर गुड़ का गिट्टा देखोगे, गुड़ की डली देखोगे, जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई 1 सेंटीमीटर है, तो उस डली का जो वज़न है, वो 1.2 ग्राम है।
है ना? उसने माप लिया होगा, जो राब थी उसको ऐसे ले लिया होगा, गिट्टा सा बनाया होगा, जिसकी हर एक साइड 1-1 सेंटीमीटर की होगी और उसका माप लिया होगा वज़न। उसका वज़न कितना है? 1.2 ग्राम। इसको लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का वज़न, राब का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 1.2 ग्राम। ठीक है? अपने पास कितना सेंटीमीटर क्यूब राब है? इतना। तो 11,641.67 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इसकी आप गुणा कर देंगे 11,641.67 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 ग्राम से, समझे? तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना? तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 11,641.67 की 1.2 से, तो अगर 2 सत्ता 14, एक अंश ले ऊपर, 2 छक्के 12, एक 13, एक अंश ले ऊपर, 2 एकम 2 और एक 3, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, एक अंश ले ऊपर, 2 एकम 2 और एक 3, फिर 2 एकम 2। मैं चेक कर लूँ कभी गलत ना हो। 14 एक अंश ले ऊपर, 2 छक्के 12, एक 13, एक अंश ले ऊपर, 2 एकम 2 और एक 3, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, एक अंश ले ऊपर, 2 एकम 2 और एक 3, 2 एकम 2। ठीक है जी। फिर मल्टीप्लाई का ऐसा निशान, फिर ये हो जाएगा 7, 6, 1, 4, 6, 1, 1 को देते हैं जोड़, 7 और 3 10, एक अंश ले ऊपर, 6 4 10, अंश ले ऊपर 8 और 2 10, एक अंश ले ऊपर 4 4 2 5 6, एक 7, 4 3 9, 1 पॉइंट लगेगा 3 के बाद। तो ये हो गया 13,970.004, कहते हैं 13,970.004 ग्राम, है ना? अब चाहो तो इसको किलो में बदल दो। भाई कोई लेने आया, बोला कि इसके अंदर कितना कितना राब है, तो आप इसको इतना ऐसे थोड़ी कहोगे भैया इसके अंदर तो 13,970 ग्राम है, ऐसे तो नहीं कहोगे, किलो में बदल देते हैं, है ना? तो इसको किलो में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देनी पड़ेगी। 1000 से जब आप भाग दोगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये 3 आगे जंप मारेगा, 1 2 3, ये हो गया 13 किलो 970,004 किलोग्राम, समझे? 13.970004 किलोग्राम, समझ गए? या फिर आप इसको ऐसे कह लो 13 किलो और 970 ग्राम, लगभग लगभग इतना हो गया। विजुलाइज कर पा रहे हो? अब 970 ग्राम तो एक प्रकार से 14 किलो ही हो गया, अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो 13 किलो 970 ग्राम, या फिर आप इसको कह दो भाई 14 किलो हो गया, लमसम लगभग बता देते हो, तो हम इसको लगभग भी लिख सकते हैं 14 किलो के आसपास, समझ गए ना? ये 13 किलो 970 ग्राम हो गया। आप बाजार गए, आपने मान लो दाल ली 13 किलो 970 ग्राम, तो एक प्रकार से वो 14 किलो ही तो लगाएगा, समझे ना? तो ये 14 किलो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर राब होगा, इस राब का जो वजन है वो 14 किलो होगा, समझ गए? और कितना रियलिस्टिक क्वेश्चन था ये। मान लो आपके पास कोई बर्तन है, आप ये देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कितना किलो दूध आ सकता है। दूध वैसे लीटर में मापा जाता है, लेकिन हम देशी भाषा में उसको किलो बोल देते हैं। तो आप वो बर्तन का ये पता कर सकते हैं कि सर इसके, जैसे मान लो गिलास में आपने दूध देते हैं, मम्मी अपने को रात को दूध देती है ना भई दूध पी लो। तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो गिलास होता है वो बेसिकली छिन्नक के आकार का होता है। तो आप स्केल लेकर के, उसकी हाइट मालूम करके, उसके छोटे वृत्त की और बड़े वृत्त की त्रिज्या मालूम करके ये पता कर सकते हो कि आपको कितना लीटर दूध मिला। आप उसका पहले क्या कर लेंगे, आयतन ज्ञात कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और सेंटीमीटर क्यूब को आप लीटर में चेंज कर सकते हैं 1000 से भाग करके, है ना? तो आपको ये पता चल जाएगा कि भैया मुझे कितना दूध मिला, ठीक है? मान लो आपके घर में 2 किलो दूध आता है, तो उसका आपको कितना पार्ट मिला, ये आपको पता चल जाएगा, समझे? थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करा करो, आपको मैथ करने में मज़ा आएगा फिर, ठीक है? अच्छा, अब डिटेल लिखते हैं, डिटेल में अपन लिखेंगे छोटे वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या और उसकी ऊँचाई। तो यहाँ लिख देता हूँ छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसको मैंने R1 माना है, इसको R1 माना है ना? ये है अपना 30/2 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे 15 साढ़े 17 लिखता ना, तो यहाँ पे स्क्वायर करने में दिक्कत आती थोड़ी-सी, ठीक है? इसके बाद फिर बड़े वृत्त की त्रिज्या, R2 मानना है इसको, ये है हमारे पास 35/2 सेंटीमीटर। फिर छिन्नक की ऊँचाई, छिन्नक की ऊँचाई, इसको मैंने h मानना है, और ये कितना है 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कर लेंगे, ठीक है? आसान ही था। एग्जाम्पल नंबर 14वां देखिए क्या बोल रखा है। बोला कि धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। जैसे आपको आकृति में दिख रहा है, एक बाल्टी है जो कि छिन्नक के आकार की है। छिन्नक जो है कुछ यहाँ यहाँ है, कुछ इस तरीके से।
बाल्टी ऑब्वियस सी बात है ऊपर से तो खुली होगी, लेकिन ये जो नीचे है, यहाँ से तो बंद ही पाएगी बाल्टी, तो नीचे से कुछ ऐसे बंद होगी। समझ गए? जो उसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। अब ध्यान से समझिए, ये जो छिन्नक है ना, इसको हमने एक बेलन पे रखा हुआ है। ये आप नीचे जो देख रहे हैं एक बेलन है। ये जो बेलन ये खोखला है, कभी आप ये समझे कि नीचे भी धातु लगी हुई है, नहीं, ये बेलन खोखला है भैया, ध्यान से समझना। ये बेलन खोखला है ना? लेकिन जो शंकु का छिन्नक है, उसके आधार में जो वृत्त है, वो बंद है। समझ पा रहे हैं? आपके घर में भी ऐसी बाल्टी होगी, समझो। वापस से समझाता हूँ थोड़ा-सा। छिन्नक है कुछ इस तरीके का, जो छिन्नक है ना, वो छिन्नक तो नीचे से बंद होगा, यहाँ से तो ये बंद होगा, ठीक है? अब इसको सपोर्ट करने के लिए इसके आधार में बेलन लगाया गया और वो बेलन खोखला है। जैसे कुछ इस टाइप का बेलन होगा, तो मैं थोड़ा-सा बड़ा बना रहा हूँ जानबूझ के समझाने के लिए। तो इस टाइप का बेलन जो है ना, उसको हमने इसके नीचे लगा दिया। इसको ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे जोड़ दिया। समझ पा रहे हो? तो कुछ इस टाइप की आकृति बन गई। नीचे वाला जो बेलन है ना, नीचे वाला जो बेलन है, वो खोखला है भाई। अच्छा, इसके साथ ही आ गया। समझ पा रहे हो ना? नीचे वाला जो बेलन वो क्या है? खोखला है। ठीक है? अच्छा, अब देखिए आगे क्या बोला। इस बाल्टी के इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। अब देखो बाल्टी में 2 वृत्ताकार सिरे हैं, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसके व्यास दे रखे हैं, इसका व्यास है 45, इसका व्यास है 25। तो व्यास 45 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी याद दी? या तो आप 45/2 लिख लो या 22.5 लिख लो। मैं 22.5 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? इसका रीज़न समझो। क्योंकि इसमें मुझे है ना तिर्यक ऊँचाई निकालनी पड़ेगी। तिर्यक ऊँचाई निकालने के लिए मुझे जो फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा h² + r1 - r2 का स्क्वायर, उसके लिए मुझे प्रॉपर वैल्यू चाहिएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे 22.5 लिख दिया। पिछली बार मुझे तिर्यक ऊँचाई नहीं निकालनी पड़ी थी। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, जो नीचे वाला वृत्त है, इसका व्यास दे दिया 25, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12.5 हो जाएगी। समझे? अच्छा, बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 40 सेंटीमीटर और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे बोला कि बाल्टी की टोटल ऊंचाई 40 है, यानी यहाँ से लेकर के ये टोटल ऊंचाई हुई ना, ये आपको 40 दे दी। इसमें से जो बेलन है, इसकी ऊंचाई है 6, इसकी ऊंचाई है 6। अब अगर इसकी ऊंचाई 6 है तो आप छिन्नक की ऊंचाई पता कर सकते हो ना। छिन्नक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 40 में से 6 गया, 34 हो जाएगी। समझे? अच्छा, बोला कि इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कि इस बाल्टी को बनाने में कितनी चादर लगी होगी। मान लो स्टील की बाल्टी है तो स्टील की कितनी चादर लगी होगी। ठीक है? जैसे आपने कहा कि आप गए बाजार और कहा कि बाल्टी बनवानी है ना, तो उसके लिए आपको चादर लेनी पड़ेगी ना। वो कहेगा भैया कितनी चादर दूं, कितनी काट के दूं चादर। देखो बाल्टी बनाने के लिए स्टील 2 प्रकार से दिया जा सकता है। या तो उसके वज़न के हिसाब से देगा कि भैया कितना वज़न का आपको स्टील दूँ, तो उसमें आपको आयतन निकालना पड़ता है। या फिर आपको चादर देगा, बोला कि भई बताओ कितनी चादर दूँ? आप कहोगे जी मुझे तो 5 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी चादर दे दो। यानी 5 चौका 20, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर दे दो। उस टाइम आप क्षेत्रफल निकालते हैं, समझे? जब आप बाल्टी के लिए मान लो स्टील लेने गए बाज़ार में, तो दुकान के पास जाओगे, तो वो स्टील के 2 तरीके से दाम बोल सकता है। या तो बोलेगा कि भैया हम जो स्टील देते हैं वो वज़न के हिसाब से देते हैं, है ना? या फिर वो बोलेगा कि हम जो स्टील देते हैं वो चादर के हिसाब से देते हैं, कि आपको एक लोहे की चादर दे दूँगा, आप अपने आप बनवा लेना। बेसिकली लोहे की चादर ही बनती है। जैसे हमारे गाँव में छाछ बनाने के लिए आते हैं, ये छाछ बनवा लो, उसके लिए वो लोहे की चादर ही लेते हैं। है? तो जब आप बाज़ार जाओगे तो उसको बताना पड़ेगा ना भैया कितने बाई कितने सेंटीमीटर की चादर चाहिए। उसको कैसे बताओगे? सबसे पहले आप एरिया निकाल लोगे। मान लो इसका एरिया आ जाता है, मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदाज़ा से बता रहा हूँ कि इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपने इस पता कर लिया कि जहाँ-जहाँ हमें स्टील लगाना है उसका एरिया कितना है। इसका एरिया आ गया मान लो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब जब आप चादर लेने जाओगे ना, तो उस भाई साहब को बोलोगे कि मुझे 10 बाय 10 की चादर दे दो। क्योंकि 10 बाय 10 की चादर लोगे तभी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। या फिर उसको बोलोगे कि 5 बाय 20 की चादर दे दो। 20 पंजा 100 होगा। समझ गए ना? और भी कुछ बोल सकते हो या फिर आप उसको बोल सकते हो कि 4 गुणा 25 की चादर दे दो। 4 सेंटीमीटर चौड़ी, 25 सेंटीमीटर चौड़ी। 4 सेंटीमीटर लंबी, 25 सेंटीमीटर चौड़ी या फिर 25 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी। इस टाइप से बोलोगे, तभी तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर मिलेगी। उसको जाकर आप ऐसे बोलोगे कि अब मुझे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर दे दो, उसको पता ही नहीं होगा कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मतलब है। आप उसको ऐसे बोलोगे 10 बाय 10 की चादर दे दो, 5 बाय 20 की चादर दे दो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर चाहिए। समझ पा रहे हो? बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें ये बताना है कि इसके अंदर जितनी धातु लगी है, उसका क्षेत्रफल क्या है?
अब धातु कहाँ-कहाँ पे लगी है मुझे सोच के बताओ। वीडियो बेशक पॉज़ कर लो और मुझे सोच के बताओ कि धातु कहाँ-कहाँ लगी है। तो आपने अगर वीडियो को पॉज़ किया है तो आपने सोचा होगा कि धातु एक तो लगी है इसके चारों तरफ, शंकु के छिन्नक के चारों तरफ और बेलन के चारों तरफ, है ना? और एक यहाँ पे लगी है सर्कल में। तो अगर मैं इन तीनों का क्षेत्रफल जोड़ दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि धातु कितनी लगी। बात क्लियर होगी? अच्छा, तो एक तो क्षेत्रफल निकालना है, निकाल लेंगे जी। और बोला कि जबकि हम बाल्टी के हत्थे को इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे। ये जो बाल्टी का हत्था है ना, इसको भूल जाओ। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि इसका एरिया आपने नहीं काउंट करना। तो बाल्टी का हत्था फ्री में आ रहा है। ये हमारे पास पहले से ही पड़ा था मान लो। इसको काउंट नहीं करना इसलिए मैंने मिटा ही दिया उसको। साथ ही इस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण कर सकते हैं। यानी आपको इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें निकालनी है। एक तो क्षेत्रफल, एक तो ये पता करना है कि धातु कितनी लगी है। यानी आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा धातु का और एक आपको इस बाल्टी का आयतन निकालना पड़ेगा। है ना? तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाल्टी में प्रयुक्त बाल्टी बनाने में बाल्टी बनाने में लगी धातु की चादर का क्षेत्रफल। ये धातु का क्षेत्रफल लिख दो, बात एक ही है। ठीक है? अब धातु कहाँ-कहाँ लगी? एक तो छिन्नक के चारों ओर, यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कहाँ लगी भैया? और लगी है यहाँ पे सर्कल में, छोटा वृत्त बोल देता हूँ इसको। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। और कहाँ लगी है? ये जो आप बेलन देख रहे थे इसके चारों तरफ भी लगी है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, प्लस में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप r1 और r1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे उसको समझो, क्योंकि मैं इसको r1 मान के चलूंगा, है ना? तो इसको अगर मैं r1 मानूंगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई r1 का स्क्वायर, है ना? और ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या भी यही है, इसलिए भी यहाँ पे मैंने r1 लिख दिया। बात समझ गए? अच्छा, इन तीनों में कॉमन क्या है? इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में कॉमन है पाई। अब कई कहेंगे जी R1 भी आ रहा है तीनों में, लेकिन देखो ये जो R1 है ना, ये एक प्रकार से प्लस में है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? प्लस में। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, प्लस का निशान ना होता, फिर आप R1 ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस में है। मल्टीप्लाई का निशान होता फिर ले सकते थे, लेकिन प्लस में तो नहीं ले पाएंगे। पाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया आपका R1 प्लस R2 इंटू एल। यहाँ पे क्या बच गया? R1 का स्क्वेयर। यहाँ पे क्या बच गया? 2R1H। हाँ जी, यही है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, R1 प्लस R2, R1 और R2 को जोड़ लो, 12.5 और 22.5, 22 और 12 34 और एक 35 हो गया। ये हो गया जी 35। 35 की आपने गुणा करनी है L के साथ, लेकिन L तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, L निकाल लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ। ठीक है, R1 का स्क्वायर, R1 कितना अपना? 12.5, 12.5 का जब आप स्क्वायर करेंगे 125 इंटू 125, ये देख लेता हूँ, गलती ना हो जाए। बचो बचो 25, 2 हासिल ऊपर, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल ऊपर, 5 एकम 5 और 1 6। 125 की 2 से करेंगे तो 250, 125 की 1 से करेंगे तो 125, ठीक है। 5 2 5 5 10 और 6 16, 1 हासिल ऊपर, 5 और 1, 2 के बाद पॉइंट लगेगा क्योंकि ये 12.5 था ना। 156.25 हो गया, 156.25 प्लस में क्या लिखा है? 2R1H, R1 का दुगना कर लो और उसकी H से गुणा कर लो। ये बात हुई ना? ठीक है जी। R1 कितना भैया अपना? अच्छा, अब यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, थोड़ा-सा समझना। ये जो H है, ये बेलन की ऊँचाई को दर्शाता है। ठीक है? कभी आप ऐसे समझ जाएँ कि ये छिन्नक की ऊँचाई को दिखाता है, नहीं, ये बेलन की ऊँचाई को दिखाता है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कैपिटल H से रिप्रेज़ेंट कर लेता हूँ, बाद में दिक्कत ना आए, है ना? R1 का दुगना कर लेते हैं, 12.5 का अगर आप दुगना करेंगे, 25 हो गया। 25 की आपको 6 से गुणा करनी है, हम 34 से गुणा कर जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि इससे गुणा नहीं, ये बेलन की ऊँचाई है ना, H यहाँ पे है, बेलन के साथ है। तो 12.5 का दुगना 25, 25 का 6 से मल्टीप्लाई करें, 25 का 150 हो गया, समझे? अच्छा, अब L निकाल लेते हैं, उसके बाद ही आगे सोल्व कर पाएँगे ना, तो L निकालते हैं चलो। L निकालने का छिन्नक में फ़ॉर्मूला क्या होता है? ये होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस
R1 माइनस R2 का स्क्वायर, या तो आप चाहे तो R2 माइनस R1 का स्क्वायर कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जब आप करेंगे तो माइनस हट जाएगा। ये हो जाएगा h स्क्वायर। h कितना है? अब यहाँ पे h कौन-सा देखोगे? आप h देखोगे ये वाला, क्योंकि आप इसका L निकाल रहे हो, तो h ये हो गया, है ना? तो 34 का जो आपने स्क्वायर करना है, 34 का स्क्वायर, 34 की 34 से गुणा, 4 चौके 16, 1 आंसर ऊपर, 4 तिया 12, 1 13 और 3 चौके 12, 1 आंसर ऊपर, 3 तिया 9 और 1 10। ये हो गया 6, 5, 1, 1, 1156 हो गया। प्लस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 में से R2 घटा दो, 12.5 में तो साढ़े 22.5 घटा दो, या 22.5 में से 12.5 घटा दो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, स्क्वायर करोगे आप। तो 22.5 में से 12.5 घटा देता हूँ, 5 में 5 गए 0, 2 में 2 गए 0, 10 बच गया यार, 10 का स्क्वायर 100। तो इनको जोड़ेंगे तो आपका आ गया 1256। अब आपको इसका रूट करना है। अगर आपने पिछले वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने रूट करना सिखा रखा है। नहीं तो एक काम करूँगा, उसका मैं लिंक दे दूँगा कि कैसे रूट किया जाता है। मैं यहाँ पे फटाफट करूँगा, नहीं तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। 1256 का रूट करना है ना, 2-2 के जोड़े बनेंगे और ये जोड़े बनेंगे पीछे से ऐसे, है ना? यहाँ पे 12 आ गया, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, या तो 12 बन जाए या उससे छोटा बने। तो वो नंबर है 3, क्योंकि 4 चौके 16 होता है, 3 तिया 9, इससे कम बन गया, है ना? इससे ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, या तो यही बने या इससे कम बने। तो 12 में से 9 गया, ये हो गया 3, ऊपर से उतारा जोड़ा, नंबर नहीं आता, जोड़ा आता है यहाँ पे। फिर ऊपर वाले का करते हैं डबल, 3 का डबल हो गया 9, है ना? 3 का डबल 9 कैसे हो गया भैया? 3 का डबल हो गया 6, क्या हो गया 6। अब आपने यहाँ पे एक ऐसा नंबर लगाना है जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके पास पहुँच जाए, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ही होना चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या लगाऊँ यहाँ पे, 5 लगाऊँ क्या? देखूँ, हाँ 5 पे चल जाना चाहिए। 5 5 25, 2 हँसले ऊपर, 5 का तीसरा 2, 30 के पास पहुँच गया। 6 लगाऊँगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना? देखा 5, 5 पे कितना आया, 325 आया। कितना बच गया, 6 में 5 गया 1, 3, है ना? अब ऊपर कुछ नहीं है ना, भाग में तो क्या होता है कि हम 0 उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप रूट निकालते हैं ना, तो 0 नहीं उतरता है, जोड़ा उतरता है 0 का। तो यहाँ पे डबल 0 उतरता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप इस बात को समझ जाएँगे फटाफट। ये हो गया 3100, क्या हो गया? 3100, है ना? अब आप इस 35 का डबल करते हैं। ये इस 35 का क्या कर देते हैं, डबल। 35 का डबल डबल करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। क्या आ गया, 70। अब वापस से वही स्टेप। अच्छा, अब देखिए, जब आपने डबल ज़ीरो उतारी तो यहाँ पे पॉइंट लगाना मत भूलना, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊँ कि इसके पास पहुँच जाऊँ? लेट्स से 4 लगा के देख लेता हूँ। 700 चौका 7 चौका 28, हाँ 4 पे जाएगा, इससे नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। ये 4 पे चल गया। तो हमारा जो एल है वो आ गया 35.4 समथिंग समथिंग, इतना ही आया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारा एल ठीक है या गलत है। इन्होंने हाँ, आगे भी कर रखा है, चलो एक और कर लेते हैं। 35.44 कर रखा है, एक और बार कर लेंगे, कोई बात नहीं। 704 के जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौका 2800, 4 चौके 16, 2816 आ गया। वापस से घटा दीजिए 4, 9 में से गया 8, यहाँ पे बच गया 30, 30 में से 28 गया 2, 284 हो गया। वापस से डबल ज़ीरो लगाते हैं यहाँ पे। अब 354 का डबल करते हैं, है ना? वापस से ऐसे ही करना पड़ेगा। जब आप वापस करोगे तो वापस 4 लगेगा। तो मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ 35.44। आप समझ गए ना? अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आपको रूट करने में दिक्कत आ रही होगी, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर के रूट को सीख सकते हैं। उसके बाद आप इसको कर सकते हैं, तब भी आप यही पाएँगे कि ये 35.44 ही आ रहा है, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, 35.4333 आएगा, फिर आप उसको 35.44 के लगभग रखते हैं, या तो ये ऐसा होगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से हमने इसका रूट निकाल लिया। अब मैं रूट वाले प्रोसेस को वापस से समझाने लग जाऊँगा ना तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? और रूट वाला जो प्रोसेस है आपको आना ही चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसको चेक कर लेना, अगर आपको रूट निकालने में दिक्कत आ रही हो तो। तो इसका जो हमने रूट निकाला तो ये आ गया 35.44 समथिंग, है। तो मैं इतना ही मान लेता हूँ, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में। तो ये हमारे एल आ गया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ 35.44। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, सोल्व करना है। बाकी का काम जो है ये आप खुद ब खुद करें, देखिए मत इसको। तो 22/7 इंटू 35 की 35.44 से मल्टीप्लाई करो भाई, ठीक है? मल्टीप्लाई करते हैं।
ये हो गया हमारा 1240.40 प्लस में 156.25 प्लस में 150। ठीक है, तो इनको देता हूँ मैं जोड़, इनको जोड़ देते हैं, नहीं जोड़ दें तो 56.25 150, 5 4 2 6 6 5 5 10 8 4 14, एक आंसर ऊपर, 2 3 4 5 1। ये हो गया अपना 1546.65। देखते हैं अगर 7 से भाग हो जाए तो ये 7 दूनी 14, एक आंसर पे गया, 7 दूनी 14, फिर ये 6 तो जाएगा नहीं तो यहाँ पे जीरो आएगी, है ना। ये हो गया 66, 56 7 नीम 63, 7 नीम 63, 3 बच गया, 7 पंजा 35, पूरा भाग हो गया भैया ये तो। 220.95 आ गया ना, इसके आप 22 से गुना करो। ये गुना भाग वाला जो भी काम होता है ये आप अपने आप किया कीजिए। 10 एक आंसर पर, 2 निम में, एक 19 पर, एक ये आएगा 0 9 और 4, 0 9 10 1 6 4 8 4, पॉइंट लगेगा 2 के बाद। तो ये हो गया हमारा 4860.90 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, समझे। ये इतना हमें धातु चाहिएगी, 4860.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जब मैं उससे चादर मांगने जाऊंगा ना, तो मैं कुछ कह सकता हूँ कि भैया मुझे तो इतने बाय इतने की दे दो ताकि ये बन जाए, है ना। या तो आप दुकानदार से ऐसे भी कह सकते थे 4860.90 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दो, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे ऐसे मांग सकते हो ना, भैया मुझे एक काम करो, 200 इंटू 200 कितने किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए, 200 की 200 से करेंगे तो फिर वो तो 40,000 हो जाएगा ना। हाँ 40,000 हो जाएगा। 200 इंटू 20 समथिंग, 200 इंटू 22, इस टाइप की कोई चादर आप लेके आएंगे भाई, 200 मीटर लंबी हो, सेंटीमीटर लंबी हो, 22 सेंटीमीटर चौड़ी हो। ये तो और भी कर सकते हैं, वो तो लंबाई चौड़ाई तो आप किसी तरीके से भी मांग सकते हैं, आपको अल्टीमेटली मल्टीप्लाई ऐसी चाहिए, समझे। तो ये हमारी धातु की चादर उसके अंदर यूज होगी, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया धातु का क्षेत्रफल। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर सही है या गलत है। 4860.9 हमारा कितना है, 4860.9 यही आया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इसका आयतन ज्ञात करते हैं, बाल्टी का आयतन, बाल्टी का आयतन, बाल्टी का आयतन क्या होगा, है ना। बाल्टी का आयतन होगा छिन्नक के आयतन के बराबर, क्यों कि पानी तो सिर्फ इस में आएगा, नीचे वाले भाग में थोड़ी आएगा। तो बाल्टी का आयतन बराबर हो गया छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन। छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अपना 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, 22/7 इंटू ऊंचाई h। अब यहाँ पर ये ऊंचाई किसकी है, छिन्नक की है, छिन्नक है जी हमारा, ये छिन्नक की ऊंचाई है 34, तो आप यहाँ पे लेके आएंगे 34, ठीक है। R1 का स्क्वायर, अब R1 कितना है, R1 है अपना 12.5, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 12.5 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, अभी 12.5 का स्क्वायर किया तो था 156.25 आया था ना। अच्छा इसी तरीके से 22.5 का स्क्वायर, अब 22.5 का स्क्वायर आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। आप 22.5 का स्क्वायर करिए, खुद ब खुद करिए, 22.5 के 22.5 से गुणा कीजिए, 22.5 के 22.5 से। अगर आप गुणा देखेंगे और या फिर मैं गुणा कराऊंगा ना तो लेंथ ही बहुत पड़ेगा, इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर से लिखूंगा इसको, हाँ। लेकिन आप इसको खुद ब खुद करना भैया, ठीक है। R1 और R2 के मल्टीप्लाई, इसको भी आप खुद ब खुद करके इसको खुद सोल्व करिए। यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि यार कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो टीचर कुछ अलग तरीके से बताएगा, ऐसा नहीं है, मैं भी इसी तरीके से करूँगा। तो आप ये जो मल्टीप्लाई है आप खुद करें, इस क्वेश्चन को आगे खुद सोल्व करें, ठीक है? मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ, लिखता हूँ, चलो कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। तो भैया 22.5 का स्क्वायर करना है ना, 22.5 इंटू 22.5 मैं करने लग गया तो बहुत टाइम लगेगा यार इस वीडियो में। 506.25 आ गया, लिख दें 506.25। और R1 और R2 की मल्टीप्लाई यानी 22.5 की आपको मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, 12.5 के साथ, ये भी आप खुद ब खुद करिए, 22.5 की 12.5 के साथ, 22.5 के साथ।
तो ये आ गया 281.25, 281.25। ठीक है? ये मत सोचिए कि मैं कुछ अलग तरीके से करूँगा, मैं भी वैसे ही करूँगा जैसे आप कर रहे हैं। अब इनको जोड़ना है, तो कैसे जोड़े? कैलकुलेटर से ही जोड़ लें अभी भी? कैलकुलेटर से ही जोड़ लेते हैं। बाद 505। अब कई कमेंट्स में लिखेंगे ज़रूर कि जी हमारे पास थोड़ी ना कैलकुलेटर होगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको खुद ब खुद करना। ये आ गया 943.75, 943.75। अब मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर, अब बंद कर लेता हूँ। अब थोड़ा-सा आपको दिखा देते हैं कि कैसे काटना-पीटना है। तो पहले देख लेते हैं कि ये 7 से जाएगा क्या? देखें 7 एकम 7, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 बच गया। 7 चौका 28, 5 बच गया। 2 56, 1 बच गया। ये नहीं जाएगा भाई 7। 3 से देख लो कितना होता है यहाँ। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 12, फिर 1 बच गया। ये भी नहीं जाएगा। यानी ना तो ये जाएँगे 7 से ब कटेगा, ना ये कटेगा 3 से। यानी आपको पहले मल्टीप्लाई करके फिर भाग करनी पड़ेगी। लेंथी क्वेश्चन है भैया, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये मल्टीप्लाई आप जैसे करेंगे मैं भी वैसे ही करूँगा, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा रहा हूँ, अपना वापस से कैलकुलेटर आएगा बाहर। ठीक है? तो जी कैलकुलेटर निकालते हैं अब फिर। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 943.75 की गुणा करनी पड़ेगी 34 के साथ, इसकी गुणा करनी पड़ेगी 22 के साथ। ये आ गया आपका 7000। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 705925, 705925, यही था। हाँ, पॉइंट लगा के डबल ज़ीरो आती होगी इसके बाद, तो कोई बात नहीं। बटे में क्या है 7 तिया 21। अब इसको भाग करना है, ये भाग मैं खुद करवा देता हूँ आपको कैसे करनी है। 705925 की आपने 21 से भाग करनी है, क्योंकि कुछ कट तो रहा नहीं था, है ना? तो करते हैं चलो। 21 से अगर आप करोगे तो किस पे जाएगा ये? 20 चौका 4 पे नहीं, 3 पे जाना चाहिए। गया 21 तिया 63, बच गया 7, वापस से 5 आ गया, वापस से 3 पे जाएगा फिर 63, बच गया 2, 1 12, ऊपर से उतार लिया जी हमने 9। अब देखते हैं, ये जाएगा अपना 6 पे, क्योंकि 21 छिक्का 6 कम 6 चौन 12, 126 होता है। 6 पे गया 126, बच गया अपना 3, ऊपर से उतार लिया हमने 2, फिर वापस से 21 एकम 21, बच गया कितना? 9 और 1 10, 11, 11, ऊपर से उतार लिया 5। अब 6 पे तो जाएगा नहीं, 5 पे जाना चाहिए फिर। 21 पंजा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 हो गया। हाँ ठीक है, 105 हो गया फिर तो। कितना बच गया? 10 बच गया। अपनी मर्ज़ी से जीरो लगा दी, यहाँ लग गया पॉइंट। फिर ये गया 21 अट्ठा पे, क्योंकि 20 नहीं 21 अट्ठा कैसे? 4 पे जाएगा। 21 पंजा तो 105 हो गया ना, 4 पे गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। कितना बच गया? 16 बच गया, जीरो लगा लो। फिर ये जाएगा अपना 7 पे लगभग, है ना? तो जब आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर आ गया 33,615.47 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आयतन आ गया। अब चाहें तो आप इसको लीटर में बदलना चाहें तो कर दें। लीटर में बदलने के लिए आपको इसको 1000 से भाग करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, सेंटीमीटर क्यूब को जब आप लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से भाग करते हैं। जब मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करते हो तो 1000 से गुणा करते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो 1000 से भाग करूँगा तो क्या 33.61 लीटर, लगभग कर लो। इतना आपका आंसर आ गया। आंसर मैच हो जाना चाहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 33.62 कह दिया, कोई बात नहीं। 33.61 भी कह सकते थे। उन्होंने क्या किया वो समझो। जब आपने 1000 से भाग किया ना, उनकी बात बिल्कुल सही है, मेरी बात में थोड़ी-सी गड़बड़ी है। जब आप 1000 से भाग करेंगे तो 3 पॉइंट आगे सरकेगा, ये होगा 61547। तो ये हो गया 33.615 कुछ हो गया। 615 यानी 615। तो पॉइंट के बाद 615, 620 के आस-पास ही पहुँच गया। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया 33.62 लिख दिया। है ना? चाहे आप इसको इतना करके छोड़ाएँ, चाहे इतना करके छोड़ाएँ, आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है गुणा की भैया, बहुत ज़्यादा गुणा है। तो मुझे लगता है जी कि जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना एग्ज़ाम में, तो इसमें कोई एक चीज़ पूछेगा, या तो आयतन पूछेगा आपसे,
या फिर आपसे पूछेगा इसमें लगी धातु का क्षेत्रफल। दोनों चीज़ें नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत गुणा हो जाती है। ख़ास तौर पे इस आयतन में तो ज़्यादा ही गुणा है। ठीक है ना? तो आप इसको कर लीजिएगा। मेरा मेन मकसद ये था कि मैं आपको इसको समझा पाऊँ कि कैसे करना है। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था ये आपको खुद ब खुद ही करना था। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बताए थे। है ना? अब डिटेल लिखते हैं, डिटेल ध्यान से लिखना। सबसे पहले हम डिटेल लिखेंगे बाल्टी की। पहले तो ये बताना पड़ेगा ना बाल्टी की ऊँचाई कितनी है? बाल्टी की ऊँचाई, बाल्टी की जो टोटल ऊँचाई थी ये थी हमारे पास 40 सेंटीमीटर। अब आते हैं छिन्नक पे तो। छिन्नक की ऊँचाई, छिन्नक की ऊँचाई इसको मैंने स्मॉल h से रिप्रेज़ेंट किया है। तो ये हमारी हो गई थी 40 में से हमने 6 घटाया था ना, तो 34 सेंटीमीटर हो गई थी। बेलन की ऊँचाई भी लिख दो या फिर आप बेलन की ऊँचाई पहले लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इसको मैंने कैपिटल एस रिप्रेज़ेंट किया था, जो कि थी 6 सेंटीमीटर। अब कई सोचेंगे कि ये तो छोटी है, ये बड़ी है, आपने इसको कैपिटल ये तो सिर्फ़ नाम देना हुआ भाई, ठीक है? अच्छा, अब इसी तरीके से आप छोटे वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे। छोटे वृत्त की त्रिज्या जिसको हमने R1 माना है, जो कि है अपनी 12.5 सेंटीमीटर, समझे? काम करता हूँ थोड़ा-सा इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि थोड़ी जगह बन जाए। लो जी। फिर आप लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या जिसको मैंने R2 माना है, ये है अपना 22.5। तो इस तरीके से आपने करना है। स्टूडेंट्स वापस से ध्यान दीजिएगा, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है जब मैं गुणा भाग करता हूँ, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको खुद ब खुद ही करना होगा। अगर आप ये सोच के करेंगे कि भैया अभी तो मैं देख लेता हूँ, अभी तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर सक लेता हूँ, है ना? तो तब आपको एग्ज़ाम देने में दिक्कत आएगी। आप कहेंगे जी आपने क्यों किया क्योंकि मुझे समझाना था। अगर मैं खुद कैलकुलेटर करना लग जाऊँगा ना यहाँ पे, मैंने जितनी कोशिश करी उतनी तो कैलकुलेशन कर ली अपने आप ही। लेकिन यहाँ की जो कैलकुलेशन थी अगर मैं खुद करूँगा तो टाइम बहुत लगेगा, है ना? तो बस वीडियो फिर ज़्यादा लंबी बन जाएगी, कोई देखेगा नहीं। इसलिए हमें करना पड़ा। लेकिन आप ये जो कैलकुलेशन है इसको आप खुद ब खुद ज़रूर करके देख लेना एक बार। एग्ज़ाम में आए ना आए वो तो अलग मैटर है, लेकिन आप खुद ट्राई ज़रूर करना। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारे एग्ज़ाम्पल हमने कवर कर लिए, सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। तो एक बार आप इस पूरे चैप्टर को अपने आप निकाल लीजिएगा, पूरा कंप्लीटली निकाल लीजिएगा। हो सकता है कि या तो हम कल टेस्ट लें या फिर परसों टेस्ट लें, लेकिन टेस्ट ज़रूर होगा। लेकिन टेस्ट देने से पहले आप एक चैप्टर के सारे एग्ज़ाम्पल्स को, सारे क्वेश्चंस को अपने हाथों से एक बार निकाल लेना बिना कॉपी को देखे। ऐसा ना हो कि आप साथ में कॉपी रख लें, नहीं। बिना कॉपी को देखे खुद ब खुद एक बार आप इसको निकाल लीजिएगा। फिर हम परसों टेस्ट लेते हैं इसका। कल डेरिवेशन कराएँगे कि शंकु के छिन्नक का आयतन कहाँ से आया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ से आया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ से आया। ठीक है? तो मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।